नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान को लेकर, गजा को लेकर और ग्रीनलैंड को लेकर इतनी सारी खबरें आई हैं कि उनको जोड़कर बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि 8 मुस्लिम कंट्रीज ने यह तय पाया है कि वो गजा पर जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, या यूं कहें कि ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है, उसको ज्वाइन करेंगे। इन कंट्रीज का पहले नाम पढ़ देता हूं: सऊदी अरबिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई। लेकिन इनमें सिर्फ 2 ऐसी कंट्रीज हैं, यूएई और पाकिस्तान, जिन्होंने फॉर्मली ज्वाइन किया है। बाकी सब कंट्रीज ने कहा है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजेंगे। $1 बिलियन देकर ज्वाइन करना है या नहीं करना है, इसके बारे में बाद में तय करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर ट्रंप ने सीधे नाम लेकर कहा, यह अपील की कि आओ और ज्वाइन करो, लेकिन अभी तक सऊदी अरबिया ने फाइनली $1 बिलियन देकर इसकी परमानेंट मेंबरशिप लेने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अब कहने वाले जो मुल्क हैं वो कौन है? यूएई और पाकिस्तान। यूएई के बारे में इतना कुछ पिछले दिनों में आ चुका है कि हम जानते हैं कि यूएई को तो इजराइल के साथ जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वैसे भी अरब मुल्कों में सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं पार्टनर है इजराइल का, इसलिए यूएई की बात तो जाने दीजिए, वो तो वही करेगा जो इजराइल चाहता है। पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना पड़ा? आखिर पाकिस्तान क्यों ज्वाइन कर रहा है ये फोर्स, और वो भी $1 बिलियन देने के लिए तैयार है? आसिम मुनीर क्यों अपनी आर्मी वहां भेजने को तैयार हो गए हैं? पाकिस्तान में बावेला मचा हुआ है इस सवाल पर, और बावेला मचना भी चाहिए। इशाक डार का जो ट्वीट आया, वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनका जो ट्वीट आया कि ज्वाइन करने का हमने निर्णय लिया है, उसमें क्या बात की गई? उसमें कहा गया कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिलाने और उसकी राजधानी यहां होने, ये सब बातें की गई। लेकिन साहब, बोर्ड ऑफ पीस जो बना है उसमें कहीं फलस्तीन की आजादी का तो कोई सवाल ही नहीं है। उसमें कहीं यह बात तो कही ही नहीं गई है कि फलस्तीन आजाद मुल्क का दर्जा पाएगा, उसकी अपनी राजधानी होगी और ये होगा और वो होगा। अल-कुद्स में जिस राजधानी की बात की जा रही है वो तो इजराइल के कब्जे में है, और इजराइल किसी हाल में वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप आपने जोड़ लिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम वहां फलस्तीन को आजादी दिलाने जा रहे हैं। आप करने क्या जा रहे हैं? अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत छोटा सा वीडियो है ट्रंप का, उस वीडियो को सुन लेना चाहिए। They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. तो इस वीडियो में ट्रंप बहुत साफ कह रहा है कि अरब मुल्कों के बाहर के भी कई मुस्लिम देश ज्वाइन कर रहे हैं और वो सब हमारी मदद करेंगे। क्या करने में? वहां से हमास को हटाने में, हमास से हथियार छीनने में, लेबनान में हिजबुल्ला और बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हैं, यानी रेजिस्टेंस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हिजबुल्ला, हूथी, हमास, इन सब को डिसआर्म करने, इन सब को खत्म करने में मदद करेंगे वो मुस्लिम मुल्क जो बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान यही करने जा रहा है। बहुत साफ किया है ट्रंप ने। ट्रंप का बयान आप पढ़िए। उसने कहा कि हमास को डिसआर्म होना होगा, अपना हथियार छोड़ना होगा, और अगर वो डिसआर्म नहीं होता है, अगर अपने हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो वी विल ब्लो इट अप। हम इसको पूरी तरह से उड़ा देंगे, हम इसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे। सीधा सा मामला है कि हमास ने साफ कहा है कि वो हथियार छोड़ेगा नहीं। यानी ये जो आर्मी लगाई जाएगी, सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस, नाम तो पीस का है, लेकिन असल में इसका काम है हमास को खत्म करना। इसका काम है जमीनें पूरी तरह से खाली कराना, ताकि ट्रंप और उसके पार्टनर रिविएरा बना सकें, बीच पर शानदार बीच के फ्रंट वाले होटल्स बना सके और गजा से करोड़ों कमा सके, गजा का तेल और गैस पूरी तरह से यूज कर सके, और बदले में एक पिजड़ा गजा के लोगों को दे दिया जाए जिसके चारों तरफ इनकी आर्मी हो, जिसमें सब कुछ नोटेड हो, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, जिसमें किसी के पास कोई हथियार न हो। यानी एक खुली जेल दे दी जाए रहने के लिए, इजराइल जैसे चाहे वैसे उसमें फलस्तीनियों के साथ बिहेव करे। यही है बोर्ड ऑफ पीस का प्लान।
बोर्ड ऑफ पीस गजा को या फलस्तीन को आजादी देने के लिए नहीं है। अगर होता तो आज की खबर आप देखिए, 11 लोगों को मार दिया गया गजा में, जिसमें 3 सहाफी हैं, 3 पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। लगातार रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि गजा के ऊपर बम गिर रहे हैं। UNRWA जिसको बनाया गया था कि गजा के लोगों की मदद कर सके, वो भी कोई गजा के लोगों ने नहीं बनाया था, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था। उसकी जो बिल्डिंग थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अगर गजा के लोगों की चिंता होती तो वेस्ट बैंक और गजा में लगातार लोगों को मारा नहीं जाता। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, ये पूरी तरह से फलस्तीन के ख्वाब को तबाह कर देने के लिए बना है और पाकिस्तान इसका पार्टनर है। और इस पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के बयान तो कम से कम आने शुरू हो गए हैं। एक यूट्यूबर है वहां के इमरान रियाज खान साहब का वीडियो मैं देख रहा था और मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। वो कह रहे थे कि वही करेगा आसिम मुनीर जो करने के लिए अमेरिका कहेगा। वो ये भी कह रहे थे कि कहने के लिए हम इस्लामी जमहूरियत हैं, लेकिन ना इस्लामी है और ना ही जमहूरियत है, जमहूर की कोई इज्जत वहां पर है ही नहीं। और वो ये भी कह रहे थे कि जो सरकारी उलेमा हैं वो तो इस कदम का समर्थन करेंगे ही। एक और साहब जिनका नाम मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उनका वीडियो मुझे ट्विटर पर मिला, यूट्यूब का भी लिंक था उस पर, उन्होंने भी कुछ बड़ी मजेदार बातें की हैं। पूरा वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन 1 मिनट आप देखिए। मैंने आपको कहा था ना, यही उलमा कराम जो है वो कहेंगे कि आप गजा में जरूर फौज लेके जाए। दूसरे उलमा को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, पूरे 70 के 70,000। अगर अंगूठे लगा के ना कहेंगे जरूर जाना चाहिए वहां फौज को, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। हम अमेरिका को खामखा बुरा कहते हैं, हम इसराइल को खामखा बुरा कहते हैं। असल तो आपके सामने जो मामलात हैं, ये जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड है, इसके अंदर अपने लोगों के साथ अपने लोग 2 नंबरी, उनके तो इंटरेस्ट है, वो फिर सच्चे हैं जब हमें कहते हैं कि हम 2 नंबर गेमें करते हैं। और हमें डू मोर कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, जो हमसे वादे करके जाते हैं वो उनको बताते नहीं। सदर ट्रंप जो कर रहे हैं डंके की चोट पर सबके सामने कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलते ना कम से कम। लेकिन यहां पर उलमा कराम से लेके जो जज, जर्नलिस्ट, जो भी इनकी साइड के लोग हैं या इनका जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए जितना झूठ इन्हें बोलना पड़े ये बोलेंगे, और आखिर पर देखिएगा कि ये सारा काम जो करेंगे वो कौम के वसीतर मफाद में भी उसको डाल देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर का गुस्सा बहुत साफ दिखाई दे रहा है इन यूट्यूबर्स के माध्यम से, जो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया, इजराइल से हाथ मिला लिया और गजा के लोगों की तबाही में हिस्सेदार होना स्वीकार कर लिया, तस्लीम कर लिया इस बात को कि ठीक है हम वहां पहुंचेंगे, पहले हमास से लड़ेंगे, फिर हम हिजबुल्लाह से लड़ेंगे। मौलवी लोगों को यह कह रहे हैं 25,000 रुपए मिल जाएगा, $1,000 हर सैनिक के बदले इजराइल दे रहा है, यानी हिंदुस्तानी में अगर देखूं तो 90,000 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल से वहां लाख सवा लाख के आसपास एक सैनिक पर, एक जो सिपाही जाएगा उस पर इजराइल पेमेंट करेगा। और अमेरिका का आदेश है ही, ट्रंप का आदेश आसिम मुनीर किसी हालत में टाल नहीं सकते। तो आप याद रखिए कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे UAE, ये जो अपनी आर्मी भेजने की बात कर रहे हैं वो आर्मी हमास को बर्बाद करने के लिए है, वो फलस्तीन को आजाद कराने के लिए नहीं है। देखना है बाकी जो मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, टर्की हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, इंडोनेशिया हो, कतर हो, ये सारे मुल्क कुछ रियायत हासिल कर पाते हैं फलस्तीनियों के लिए, या ये भी इजराइल के इस प्लान में आंख मूंदकर शामिल हो जाते हैं। अगर इन मुल्कों ने अभी तक आंख मूंदकर शामिल होना नहीं चुना है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि वहां जाकर फंसना ही है। हमास के खिलाफ लड़ाई में इन्हें झोंक दिया जाएगा ताकि ये आपस में लड़ें, जो यहूदी सैनिकों का लगातार नुकसान हो रहा था वो रुके, अमेरिका के सैनिक वहां ना मारे जाएं तो मुस्लिम मुल्कों के सैनिक हमास से लड़ते हुए मारे जाएं। यही ये चाहते हैं कि इन मुल्कों को, वहां की जो अरब पॉपुलेशन है उनकी नज़र में पूरी तरह से विलन साबित कर दिया जाए, और उसी हिसाब से प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस प्लान में अभी तक तो यूरोप के मुल्क भी शामिल नहीं हुए हैं। यूके और नॉर्वे ने साफ कह दिया है कि कल जो सिग्नेचर होने हैं हम उसमें शामिल नहीं होंगे। फ्रांस और बाकी मुल्कों ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया है। दरअसल ग्रीनलैंड पर जो खींचतान चल रही थी उसके चलते ये सारी बातें आई। लेकिन एक और बात है, मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ पीस जो बन रहा है ये बेसिकली सिर्फ गजा के लिए नहीं बन रहा है, ये यूनाइटेड नेशन के पैरेलल एक ऐसी संस्था बन रही है जो पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में, अमेरिका के मुट्ठी में रहेगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसका प्रेसिडेंट रहेगा, और यूरोप अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ग्रीनलैंड के मसले पर ट्रंप मान गए हैं,
उनकी जो बातचीत हुई नाटो के चीफ से, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करने भी नहीं जा रहा और टैरिफ भी नहीं लगाऊंगा, बात करूंगा, लेकिन एक सवाल है। पूरा यूरोप परेशान हो गया ग्रीनलैंड को लेकर। पूरा यूरोप कहने लगा कि किसी मुल्क को यह हक नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि दूसरे मुल्क की टेरिटरी पर कब्जा करे। यह सिद्धांत तब कहां था जब इजराइल लेबनान की जमीन पर कब्जा कर रहा था। यह थ्योरी तब कहां थी जब इजराइल फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर रहा था, इन्हीं यूरोपीय मुल्कों के साथ मिलकर। यह सारा ज्ञान तब कहां था जब इजराइल सीरिया के ऊपर कब्जा कर रहा था, जब ग्रेटर इजराइल का प्लान दुनिया के सामने दिखा रहा था, जो दूसरे मुल्कों की टेरिटरी को कब्जा करके ही बन सकता है। कहां था यह सारा प्लान, कहां थी यह सारी थ्योरी, कहां था यह सारा वैल्यू जब इजराइल को खुली छूट दी थी इन मुल्कों ने, फलस्तीन में जितने चाहे उतने लोगों को मारो। किसने मदद नहीं की? जर्मनी ने मदद की, इंग्लैंड ने मदद की, फ्रांस ने मदद की, हर मुल्क ने मदद की इजराइल की जमीनें लूटने के लिए और लोगों को मारने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए। अपनी जमीन पर जब बात आई तो इनको वैल्यू याद आने लगा, दुनिया का नियम याद आने लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बैंकरप्ट, और ये बैंकरप्ट में पैसे के लिहाज से नहीं, मोरालिटी के लिहाज से कह रहा हूं, कि अगर नैतिकता के मामले में सबसे ज्यादा बैंकरप्ट कोई है, सबसे फर्जी कोई है, तो वो यूरोप के मुल्क हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ह्यूमन राइट, अलाना फलाना ठिकाना, लेकिन जो इराक में लाखों लोगों को मार देते हैं इस झूठ के सहारे कि वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, सद्दाम हुसैन के पास कुछ नहीं मिला। जो लीबिया में गद्दाफी को मार देते हैं, जो पूरे अफ्रीका में लहू बहाते हैं लूट के लिए, एशिया में लहू बहाते हैं, आज जब अपनी जमीन पर जरा सी नजर डाली अमेरिका ने तो सबको प्रॉब्लम होने लगी। इनके ऊपर भरोसा करना बेकार है। वो लीक जो एक मैसेज हुआ था मैक्रान का, वो आपने देखा ही था, वो इशारे से यही तो कह रहा था कि ईरान पर हमला करो, हम सब लोग तैयार हैं, तुम्हारा साथ देंगे, ईरान में जितना लहू बहाना है बहाओ, ईरान की जितनी जमीन कब्जा करना है करो, लेकिन हमारी जमीन कब्जा मत करो, डेनमार्क की जमीन कब्जा मत करो। भले हमने यानी यूरोप के मुल्कों ने सारी दुनिया में जमीनें कब्जा करके रखी हुई हैं, भले हमने सारी दुनिया को कॉलोनी बनाकर लूटा है, लेकिन हमारे साथ वही काम ना करो। इसलिए यूरोप के ऊपर भरोसा करना तो बेकार है। एक सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान इसको ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान आराम से बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर सकता है। हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इजराइल के साथ हैं, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। फलस्तीन के लिए उनके सीने में कोई दर्द नहीं है। इसलिए अगर बोर्ड ऑफ पीस वो ज्वाइन करते हैं तो कम से कम मुझे कोई अचरज नहीं होगा। अमेरिका के पीछे चलने के लिए तो चाबहार से बाहर निकल आए, अमेरिका के पीछे चलने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका रोज बेइज्जत करता है, एक लफ्ज जबान से नहीं निकलता, तो फिर ये लोग भी झुक जाएं और जाकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएं तो कम से कम मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि इस समय यूरोप जिस तरह से हिंदुस्तान का नाम ले रहा है और अमेरिका की बदमाशी के बाद हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील और बाकी पार्टनरशिप करना चाहता है, हो सकता है मोदी इस बात को सोचें कि इस बोर्ड ऑफ पीस से बाहर रहना और यूरोप के साथ अच्छी डील हासिल करना यह ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ट्रंप अगर प्रेशर देगा तो झुक भी सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक और मजेदार बात रशिया की है, पुतिन को लेकर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रंप ने तो खुलेआम कह दिया कि पुतिन हमारे साथ आने को तैयार हैं, गजा पीस प्लान जो है वो बोर्ड में शामिल होने को तैयार हैं। लेकिन पुतिन बहुत ऊंची चीज है। जिस समय दुनिया भर में एक से एक बेवकूफ नेता नजर आते हैं, जिस समय दुनिया भर में यूरोप में अमेरिका में एक से एक ऐसे नेता नजर आते हैं जिनको देख के लगता है यार ये तो गली चौराहे को लीड करने लायक नहीं है, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। जिस समय ट्रंप जैसा पागल जो मन करे वो बोलता है, ग्रीनलैंड को कभी आइसलैंड बोलता है, कभी कुछ बोलता है, उस समय आप पुतिन से सहमत हो या ना हो, इतना तो समझ में आता है कि दुनिया में उसके जैसा शातिर और उसके जैसा विजनरी नेता आपको नहीं मिलेगा। उसने जो बयान दिया, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, अंग्रेजी में उसके सबटाइटल्स हैं, उसको गौर से देखिए। उसने दो बातें कही। पहली बात तो यह कही कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का कोई फैसला हम तभी करेंगे जब फलस्तीन की आजादी का जो प्रस्ताव है वो उसमें शामिल किया जाए। यानी फलस्तीन को जब तक खुद मुख्तार
मुल्क का दर्जा देने का प्लान नहीं होगा तब तक रूस उसके अंदर शामिल नहीं होगा। आप सोचिएगा, पाकिस्तान और यूएई बिना किसी ऐसे प्रस्ताव के ही शामिल हो जाते हैं। वो एक बार डिमांड नहीं करते हैं कि इसमें फलस्तीन की आजादी का कोई रोड मैप होना चाहिए, लेकिन पुतिन कहता है कि फलस्तीनियों से हमारे खास रिश्ते हैं, फलस्तीनियों का और हमारा रिश्ता जो है वो खास है, और इसीलिए जब तक फलस्तीन की आजादी की बात इसमें शामिल नहीं होती है तब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि पीएलओ के अब्बास साहब इस समय रशिया में गए हुए हैं बात करने के लिए। क्या बात होगी वो देखना होगा। दूसरी तरफ पुतिन ने एक और बात कहा कि अच्छा, आपको $1 बिलियन चाहिए मेंबर बनाने के लिए, ठीक है, हमारा जो एसेट आपने फ्रीज किया हुआ है यूरोप में और अमेरिका में, वो एसेट बेचकर $1 बिलियन आराम से ले लीजिए। ये इशारा बहुत साफ है कि एक तरफ आप हमारे साथ दुश्मनी भी कर रहे हैं, एक तरफ आप हमारे एसेट्स यानी रशियन जो एसेट्स हैं उनको आप कब्जा कर रहे हैं, उनको आपने फ्रीज कर दिया है, दूसरी तरफ हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए हम $1 बिलियन देंगे। तो दोनों शर्तें ऐसी रखी हैं जिसका मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ पीस में फिलहाल रशिया शामिल नहीं हो रहा। अमेरिका की लीडरशिप में जाने के लिए रशिया तैयार नहीं है। उसने सीधी शर्त रखी है कि फलस्तीन को पहले आजाद मुल्क का दर्जा देने का रास्ता खोलो, उसके बाद हमसे कोई उम्मीद करो कि हम बोर्ड ऑफ पीस में होंगे। यहां पर आप पाकिस्तान और यूएई को रशिया के सामने रख के देख लीजिए, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगर हम चले गजा से ईरान की तरफ, तो ईरान से भी कई सारी खबरें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान से जंग टल गई है, इस बात को सोचना भी बेवकूफी है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी खबरों के सोर्स मैं बता नहीं सकता, और बहुत सारी खबरें आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी, जिससे ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। वैसे भी इजराइल और ट्रंप अगर ये कहें कि हम बाएं जा रहे हैं तो ध्यान दाहिने तरफ रखना चाहिए। हिजबुल्लाह के समय जिस समय सीज फायर हो रहा था, उसी समय उसके चीफ को जमीन के काफी नीचे जो उनका अंडरग्राउंड अड्डा था वहां पर निशाना लगा के मार दिया गया। उनको लगा था कि सीज फायर चल रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, सीज फायर की बातचीत के बीच में हमला नहीं होगा, और उसी समय हमला हुआ और उनको मार दिया गया। इस समय भी बार बार ट्रंप यही कह रहा है कि उन लोगों ने फांसी नहीं दी 870 लोगों को, इसलिए मैंने जंग रोक दी। लेकिन ये खबरें लगातार आ रही हैं कि कैरियर्स और इस तरह की चीजें आसपास तैनात की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने जो असेसमेंट किया था, जो उसके एजेंटों ने, मोसाद के एजेंटों ने अंतर से खबर दी थी, उस खबर में यह था कि इस समय अगर हमला होता है तो भी रेजीम चेंज हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए और तैयारी कर ली जाए। और दूसरी बात यह कि इस समय अगर हमला होता है तो इजराइल को ईरान नेस्तनाबूद कर देगा, इसलिए थोड़ी और तैयारी कर ली जाए, ऐसी तैयारी कर ली जाए कि ईरान पर जब हम हमला करें तो वो पलट के जवाब ना दे पाए। और वैसी ही तैयारी में ट्रंप लगा हुआ है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि अगले 10-15 दिनों में कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, और अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो ईरान को भी बहुत कायदे से ये दिखाई दे रहा होगा। अभी ईरान नॉर्मलाइजेशन की कोशिश कर रहा है, दुनिया को सबूत दे रहा है बहुत सारे। जैसे एक सबूत ये मिला है कि जो आम लोग मारे गए हैं उनके जिस्म में जो गोलियां मिली हैं वो इजराइल की गोलियां हैं। इजराइल के जंगों में जो गोलियां उपयोग की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, वो गोलियां लोगों के बदन से मिली हैं। यानी बहुत सीधी सी बात है कि इजराइल ने बंदूक, गोली और एजेंट सब सप्लाई किए थे। तो जाहिर तौर पर ईरान पूरी तरह से तैयार होगा कि इजराइल और अमेरिका कभी भी धोखा देकर हमला कर सकते हैं। ये बातें लगातार सामने आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। हो सकता है एक आध दिन में बैठ के मैं बहुत डिटेल में आपसे बात कर लूं कि ईरान पर हमले का जो अंदेशा है अभी वो पूरी तरह से टला नहीं है। किसी भी तरह से अमेरिका चाहता है कि साउथ वाला जो ईरान का इलाका है जिसमें तेल वेल है, जिसको अरबिस्तान बनाने का प्लान है, उस पर कम से कम कब्जा कर ले। ईरान से तेल एक बार वो छीन लेगा तो ईरान के लिए सस्टेन करना और मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी उसको ईरान से क्या मतलब है, उसको तो सिर्फ ईरान के तेल से मतलब है। तो फिलहाल ये हालत है। अरब मुल्क और जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इजराइल के साथ खड़े होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का डंडा उनके सर के ऊपर है। खासतौर से पाकिस्तान पूरी तरह से समर्पण कर चुका है और इस पूरे मामले में पूरी तरह से जाकर ट्रंप के साथ खड़ा हो गया है। ईरान के साथ जंग का अंदेशा फिलहाल टला नहीं है। यूरोप और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड को लेकर जो तनातनी चल रही थी फिलहाल रुकती हुई नजर आ रही है। और साथ में जेलेंस्की की मुलाकात होनी है ट्रंप से, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि
यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बातचीत रुकी हुई है सीज फायर की, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब वो कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा। अभी तो हालात ये हैं कि यूक्रेन जो है बुरी तरह से शिकार हो रहा है रशियन बमबारी का। उसकी फ्रंट लाइन से लेके सारा कुछ तबाह किया जा रहा है और पुतिन कहीं से झुकने के मूड में नहीं है। तो दुनिया, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, ज्वालामुखी के दहाने पर बैठी है। नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है और अपने लीडर्स को पहचानना भी आज के वक्त में बहुत जरूरी है कि ये लीडर हैं या फिर ट्रंप के सामने झुके हुए कारिंदे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।